हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आज मैं आपसे अपने इस वीडियो में बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोर, एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ के बारे में, गरुड़ पिलर के बारे में बात करूंगा। गरुड़ पिलर के इंस्क्रिप्शन के बारे में, उसके लेख के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो विशेष तौर से पीजी कोर्स के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के कोर्स का वीडियो है, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तैयारी में लगे हुए स्टूडेंट्स के लिए, यूजी पीजी कोर्स, एंशिएंट हिस्ट्री से यूजी पीजी कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और एक यूनिक वीडियो है ये। विदिशा मध्य प्रदेश में जो आज भिलसा या प्राचीन बेसनगर है, उसको विदिशा में स्थित है ये, और उसको आज भिलसा के नाम से जाना जाता है। भिलसा या भिलसा के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में मैंने कई स्टेप की तैयारी की है, कई स्टेप पर मैं बात करूंगा इसमें आपसे। जैसे भिलसा का या विदिशा का एक संक्षिप्त इतिहास, इस पिलर का एक संक्षिप्त इतिहास, उसके बाद इस पिलर पर उत्कीर्ण, इस पिलर पर लिखाए गए जो इंस्क्रिप्शन है, 7 लाइन और 2 लाइन, 2 भागों का लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन, ब्राह्मी लिपि में लिखाया गया इंस्क्रिप्शन, उस पर मैं बात करूंगा। और फिर इस अभिलेख का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, इस पर मैं बात करूंगा। और मुझे आशा है कि पीजी स्टूडेंट्स के लिए उनका जो एक चैप्टर है, टॉपिक है, बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोर, वो इस वीडियो से उनको इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं भिलसा की इस वीडियो पर। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि विदिशा बहुत ही मशहूर जगह है मध्य प्रदेश में, और ये यहाँ पर सांची और इन सब के लिए बड़ा फेमस रहा है। और इन्हीं के बीच में हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था, और उस यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने जो अभिलेख, जो एक पिलर लगवाया, गरुड़ पिलर, और उस पर जो लेख लिखवाया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भागवत धर्म के दृष्टिकोण से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। और आप देखें यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, उस पिक्चर्स में आप देखें, ये पिलर है, ये बेसनगर का गरुड़ पिलर है, और इसी पिलर पर, यहीं पर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसी पिलर पर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इस पिलर पर इंस्क्रिप्शन है। इस पिलर का जो इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वहाँ पर जो लगवाया गया है भारत सरकार द्वारा, उस इतिहास का भी एक पट्टिका भी मैंने पिक्चर्स में लगाई है। और इस पिलर का एक आर्ट देखें, यहाँ पर आज के पिलर का जो ये फिगर है, ये आप यहाँ देखें, ये आर्ट, इस पे कितनी कलाकारी है, कितना आर्ट है, एक उल्टे कमल की आकृति का। और ये डिजाइन, यहाँ पर एक जो इसका स्केच तैयार किया गया है, इस डिजाइन का स्केच भी आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखेगी। ये स्तंभ है, और इसी पिलर का एक ये पार्ट, ये जो पूरा पिलर है, इसका पार्ट है, ये यहाँ पर टूटा हुआ है, और ये वही पिलर है, दूर से ली गई एक फोटो है। ये पिलर पूरी उस जगह की और दूर से ली गई फोटो है। इसका एक्सप्रेशन कब हुआ, इस पर इसका एक्सप्लोरेशन कब किया गया, इन सब के बारे में डिटेल आपसे बात करूंगा। एक पिक्चर आप यहाँ पर देखें, ये लगी हुई है। इतिहासकारों का मानना है कि हेलियोडोरस ने जो गरुड़ स्तंभ लगाया है, वो उसके ऊपर, इस जगह पर इतिहासकारों का मानना है कि ये पिक्चर हो सकती है कि रही हो। वैसे ये तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन अनुमान है कि ये पिक्चर हेलियोडोरस ने अपने इस पिलर पर ऊपर यही पिक्चर लगाई होगी, एक गरुड़ की फोटो, गरुड़ का एक स्तंभ पर, गरुड़ स्तंभ है, तो ये फोटो रही होगी। एक अनुमानता है, सच्चाई इसकी क्या है, ये एएसआई वालों ने एक सर्वे अपना किया है, और ये जो पिलर है, ये अंदाजा लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, एक अंदाजा है कि ये पिलर, ये जो फिगर है, ये फिगर यहाँ पर, इसके ऊपर जो कटा हुआ है, टूटा हुआ है, यहाँ पर रहा होगा। अनुमान है, सच्चाई नहीं है ये, इसलिए मैंने इस फोटो को लगा दी है कि ऐसे ही रहा होगा, क्योंकि गरुड़ पिलर है तो ऐसे ही गरुड़ फोटो रही होगी। ये हेलियोडोर के कुछ पिलर में ऐसी फोटो मिली हुई है, तो अंदाजा है कि यहाँ पर भी ऐसी ही फोटो रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखें, विदिशा, द एंशिएंट सिटी ऑफ विदिशा लोकेटेड एट लैटिट्यूड 2332 नॉर्थ, longitude 77 to 88 degree east. The runs of the Vidisha Ashoknagar road are situated 3 km from modern Vidisha. Bhelsa is the northwest.
ये आप देखें, ये बताया गया कि 23 से 32 लैटिट्यूड नॉर्थ और ये यहाँ पर देखें 23 से 32 लैटिट्यूड नॉर्थ उत्तर की तरफ बीच में, और लॉन्गिट्यूड 77 to 88 ईस्ट। ये देखें इस तरफ विदिशा अशोकनगर रोड पर आज जो भिलसा है, वर्तमान भिलसा है, उससे 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की तरफ है। 30 लगभग 3 किलोमीटर ये विदिशा है। यहाँ से इस जगह पर कहते हैं, इस जगह पर ये लोकेटेड है, जो विदिशा का एक भाग जहां पर ये स्तंभ मिला हुआ है। और जो नया मॉडर्न मैप है उसमें इस जगह पर ये पिलर है, आप नए मॉडर्न में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में हेलियोडोरस पिलर यहाँ पर है। The city is situated at the confluence of वेत्रवती एंड बेस रिवर। ये जो शहर है ये वेत्रवती नदी, वेत्रवती मतलब ये बेतवा नदी, आज जो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी आप देखें, ये बेतवा नदी का फ्लो है, ये इधर बेतवा नदी इधर चली गई है, एंड बेस रिवर, और यहीं से ये बेस रिवर है जो बेतवा नदी में आकर के मिली है, ये बेस रिवर है। कह रहे हैं इन्हीं दोनों की संगम पर, कन्फ्लुएंस पर ये विदिशा स्थित है। इट हैज अ वेरी आइडल पोजीशन विद बेतवा, बहुत ही आदर्श स्थिति में है ये विदिशा, क्योंकि बेतवा ऑन द ईस्ट एंड साउथ, बेतवा इसके पूरब में और दक्षिण में बेतवा नदी है, और नॉर्थ इन दिस डायरेक्शन द रिवर बेस फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री एंड प्रोटेक्ट्स इट। इसकी सुरक्षा के लिए पूरब में और दक्षिण में बेतवा नदी और उत्तर की तरफ बेस नदी, ये दोनों प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती हैं, बाउंड्री बनाती हैं, इसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टू द, ये यहाँ पर आपने इसका डिटेल देखा, और टू द वेस्ट वेयर देयर इज नो रिवर, पश्चिम की तरफ यहाँ पर कोई नदी तो नहीं है, लेकिन अ प्रोटेक्टिव वॉल वाज मेंशन्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर फोर्टिफिकेशन। कहते हैं दुर्गीकरण के लिए यहाँ पर इसके सुदृढ़ एक मजबूत दीवार बनाई गई थी, जिससे ये दुर्ग के रूप में सुरक्षित रह सके पश्चिम की तरफ नदी और इसके बीच। ये माना जाता है कि यहाँ पर एक दीवार बनाई गई थी इसकी सुरक्षा के लिए, और बाकी तीन तरफ नदियां खुद एक प्राकृतिक सुरक्षित दीवार बनाती थी, एक दुर्ग जैसा बन चुका था ये। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ विदिशा, विदिशा का अन्वेषण, विदिशा की खोज, और वहां पर जो उत्खनन हुआ उसके बारे में आप देखें। इन 1875 and 1877 Cunningham discovered many mounds, railings, statues, coins, गरुड़ pillars etc from this area। 1875 और 1877 में जनरल कनिंघम महोदय ने इस जगह पर एक टीले की खोज की, जहां से रेलिंग की दीवारें, मूर्तियां, बहुत से यहाँ पर कह रहे हैं छोटे छोटे माउंट्स इनको दिखे, रेलिंग मिली, मूर्तियां मिली, सिक्के मिले और गरुड़ पिलर मिला। ऐसी बहुत सी चीजें इस क्षेत्र से इनको मिले, इस पूरे एरिया से, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से कनिंघम को ऐसी बहुत सी चीजें मिली। कनिंघम सस्पेक्टेड दैट एन इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड ऑन द गरुड़ पिलर। ये जो पिलर मिला था, इस पिलर, ये जो पिलर है इसी को गरुड़ पिलर बोलते हैं, ये पूरा पिलर है, और यही इस पे ऐसे ही ये लेख लिखा हुआ है। ये जो हेलियोडोरस का बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, वो ये लेख है। ये यहाँ पर देखें ब्राह्मी लिपि में ये चीजें लिखी हुई हैं, ये आपको दिखेंगी, ये ब्राह्मी लिपि में ये लिखी हुई हैं। तो कनिंघम सस्पेक्टेड, कनिंघम को डाउट था दैट इन इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड ऑन द गरुड़ पिलर, गरुड़ पिलर पर कोई लेख भी है, इसको लेके कनिंघम संशय में थे। कारण माना जाता है कि उस जगह पर इस पूरे पिलर पर एक गेरुए रंग का एक लेप लगा हुआ था। वहां के स्थानीय निवासी इसको एक अलग से नाम से जानते थे और इस पिलर को एक पूजनीय मानते थे। और इस पिलर को आप यहाँ पर देखें, हिस्ट्री ऑफ द पिलर, जो इतिहास, पिलर का इतिहास ये लिखा हुआ है। दिस कोलेमन इज लोकेलिटी कॉल्ड खम्ब बाबा। इस पिलर को यहाँ के लोग खम्ब बाबा के नाम से जानते थे, और एंड इज वर्शिप्ड स्पेशली बाय फिशरमैन, और ये फिशरमैन के द्वारा स्पेशली इसकी पूजा की जाती थी। तो इन लोगों ने गेरुए कलर से पूरा एक सिंदूरी कलर का एक लेप पूरा लगा दिया था, और इस लेप की वजह से लेख दिखा नहीं था। तो कनिंघम महोदय को डाउट था कि इस पर कोई लेख भी है। लेकिन आगे देखें, लेक कैरिड आउट एक्सक्वेशन हियर इन 1908-1909। आगे चल करके 1908 से 1909 तक
लेक महोदय ने यहाँ पर खुदाई करवाई। एट दैट टाइम ही ड्रा द अटेंशन ऑफ सर जॉन मार्शल। उसके बाद उन्होंने, लेक महोदय ने इस जगह के लिए, इस पिलर की तरफ उस समय के एएसआई के डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक रहे सर जॉन मार्शल का ध्यान इसकी ओर खींचा। और टुवर्ड्स सम पार्ट्स ऑफ द इंस्क्रिप्शन इंग्रेव्ड ऑन द पिलर, और उस गेरुए का जो चढ़ा हुआ था, जो सिंदूरी कलर चढ़ा हुआ था, उसकी साफ सफाई करके लेक महोदय ने इस पिलर पर खुदे हुए इंस्क्रिप्शन को बाहर निकाला और दुनिया के सामने लाए। इस ये जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, इस ट्रांसलेशन वाज डन बाय डॉक्टर थियोब्लॉक। इसका ट्रांसलेट, इस ब्राह्मी लिपि का अनुवाद आगे चल करके डॉक्टर थियोब्लॉक ने इसका अनुवाद किया। डॉक्टर फ्लीट एंड डॉक्टर बैनेट आल्सो रीड दिस इंस्क्रिप्शन, और आगे चल करके डॉक्टर फ्लीट ने और बैनेट ने इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा भी। इसके ट्रांसलेट करने के बाद इसको इन लोगों ने, हाँ, डॉक्टर थियोब्लॉक, डॉक्टर फ्लीट, बैनेट आल्सो रीड दिस इंस्क्रिप्शन। एक मिनट, हाँ, आगे देखें। इस ट्रांसलेशन डॉक्टर थियोब्लॉक द्वारा इसका अनुवाद किया गया था, इस ब्राह्मी लिपि का अनुवाद किया गया था। तो इससे, इस तरह से ये पिलर का जो इंस्क्रिप्शन है, ये कनिंघम के बाद फिर दुनिया के सामने आया और ट्रांसलेट ब्लॉक द्वारा किया गया और लेक द्वारा जॉन मार्शल के टाइम में इसकी खुदाई की गई। इसको साफ करके इसको निकाला गया। ये पिलर आप सब कुछ देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ द पिलर का जो भारत सरकार द्वारा एक पट्टिका लगाई गई, वो भी आपके सामने, इसको आप पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल वही है जो भी इंस्क्रिप्शन पर के बारे में आपको पीछे दिखेगा। ये इंस्क्रिप्शन कितने लाइन में है, क्या है, आगे आप देखें। इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का एक परिचय देखें आप यहाँ पर। दिस इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड इन एमपी फ्रॉम बेसनगर नियर भिलसा, द कैपिटल ऑफ एंशिएंट विदिशा, दर्शान और आकर, ईस्टर्न मालवा। ये फिर से वो लाइन एक परिचय के बारे में है कि ये अभिलेख मध्य प्रदेश के बेसनगर, आज भिलसा के नजदीक मध्य प्रदेश के बेसनगर में स्थित है, जो कि कैपिटल ऑफ एंशिएंट विदिशा। ये बेसनगर कभी प्राचीन विदिशा का एक उसकी राजधानी थी, जिसे दशाण या आकर भी कहा जाता था, जो ईस्टर्न यानी पूर्वी मालवा का क्षेत्र था। इसे प्राचीन भारत में दशाण और आकर भी कहा जाता था, और प्राचीन भारत में ये आज का भिलसा विदिशा की राजधानी थी। अब देखें, इट वाज रिटन, अब उस इंस्क्रिप्शन के बारे में देखें जिसे आपने पीछे पिलर में देखा। इट वाज रिटन बाय अ ग्रीक नेम्ड हेलियोडोर, एक यूनानी हेलियोडोर नाम के व्यक्ति ने इस अभिलेख को लिखवाया। who was sent by the Greek king Antiochus as an ambassador to Shunga king भागभद्र in the 14th year of भागभद्र's reign। देखें यहाँ पर डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड आपके लिए। ये अभिलेख यूनानी राजदूत who was sent by Greek Antiochus, कहते हैं तक्षशिला के शासक एंटियोकस के का भेजा हुआ एक यूनानी राजदूत हेलियोडोर, जो शुंग शासक भागभद्र के राज दरबार में आया था। और भागभद्र का उस समय 14th ईयर का शासन चल रहा था। भागभद्र के 14वें शासनकाल में, शुंग शासक भागभद्र के 14वें शासनकाल में ग्रीक शासक, यूनानी राजा एंटियोकस, जो तक्षशिला के राजा थे, उनका भेजा हुआ हेलियोडोर नाम का राजदूत दरबार में आया। इट्स लैंग्वेज, इस अभिलेख की जो भाषा है वो प्राकृत है। इट्स लैंग्वेज, इसकी भाषा प्राकृत, इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत, जो संस्कृत से प्रभावित है। एंड द स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी ऑफ द लेटर हाफ ऑफ 2nd century BC। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम दौर के ब्राह्मी लिपि का लिखा हुआ संस्कृत से प्रभावित प्राकृत भाषा का ये लेख, यानी भाषा इसकी प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है, जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम समय की ब्राह्मी है। यानी इसको कह सकते हैं कि ये अशोककालीन ब्राह्मी से इसकी लिपि थोड़ा सा डेवलप्ड है, विकसित है, और सातवाहनों के नासिक अभिलेख और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पुरानी है ये आप मान सकते हैं। द इंस्क्रिप्शन हैज टू पार्ट्स, इस अभिलेख के 2 भाग हैं। वन हैज 7 लाइन्स, पहले में 7 लाइन है, एंड अदर हैज ओनली 2, और दूसरे में 2 लाइन है। ये अभिलेख का मूल पाठ है
जो ट्रांसलेट करके संस्कृत में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अभिलेख को ध्यान से देखें, इसका मूल पाठ है ये पार्ट 1 है और यहाँ पर ये 2 लाइन पार्ट 2 है। पहली 7 लाइन है, ये जो ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई हैं ये इतिहासकारों ने एक अनुमान से लिखा, ये वहां पर अभिलेख के पिलर पर कटे हुए हैं और बाकी ये जो ब्रैकेट से बाहर है ये लिखे हुए हैं। तो पूरा दोनों मिलाकर के इतिहासकारों को जो अनुमान है और जो लिखा हुआ इसको मिलाकर अगर पढ़ा जाए तो आप देखें इस अभिलेख को, देवदेवस वासुदेवस गरुणध्वजे अयम कारिते इह हेलियोडोरेण भाग वतेन दियस पुत्रेण तक्षशिलाकेन योन दूतेन आगतेन महाराजस अंतलिखितस उपतासकास्रंजो काशी पुत्र सब सभागभद्रस त्रातारस वसेन चतुर्दसेन राजेन वधमानस। ये 7 लाइन का अभिलेख। और भाग 2 में त्रिन अमुत पदानि इयसु अनुठिताति नयंति स्वगम दम चाग अप्रमाद। ये 7 लाइन का अभिलेख रहा। संस्कृत में ब्राह्मी लिपि का ट्रांसलेट और इसका हिंदी अनुवाद देखें आप। इसका हिंदी अनुवाद एक भावार्थ है कि देवदेव वासुदेव का ये गरुण ध्वज यहाँ भागवत हेलियोडोर द्वारा स्थापित किया गया, जो दियोन का पुत्र तक्षशिला का निवासी महाराज अंतलिखित के पास राजा काशी पुत्र भागभद्र त्राता वर्धमान के पास उसके राज्य के 14वें वर्ष में आया हुआ यवन दूत था। ये 3 स्वनुष्ठित, यहाँ से दूसरा पाठ शुरू हो जाता है। ये 3 स्वनुष्ठित अर्थात भली बात आचरण किए हुए अमृत पद स्वर्ग ले जाते हैं और ये 3 शब्द हैं दम, त्याग, अप्रमाद। इनका मतलब क्या है, इनका महत्व क्या है, ये अभी आगे स्लाइड में आपको अभिलेखों के महत्व का जो एक पार्ट है उसमें आपको डिटेल देंगे। तो इससे लग रहा है कि ये वासुदेवस गरुणध्वज हेलियोडोर द्वारा स्थापित है और तक्षशिला के निवासी महाराजा अंतलिखित ने एंटियालकिड्स ने काशी पुत्र भागभद्र त्राता वर्धमान के 14वें वर्ष में भेजा हुआ यवन दूत था और उसने बताया कि ये 3 पद हैं जो स्वर्ग ले जाते हैं। यानी ये भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख है और इंपॉर्टेंट कैसा है अभी आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, अभिलेख का महत्व देखें आप। कई हेडिंग, लगभग 4 हेडिंग में इस अभिलेख के महत्व का अलग अलग महत्व मैंने यहाँ पर आपको दिया है, इसकी इंपॉर्टेंस। फर्स्ट है लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ विदिशा। इससे विदिशा का एक इतिहास सामने आता है, विदिशा के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। एक लाइन में आप देखें कैसे ये द बेसनगर इंस्क्रिप्शन इज ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। बेसनगर का यह अभिलेख एक महत्वपूर्ण इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेशली ऑन द हिस्ट्री ऑफ द सुंगास एंड इंडो ग्रीक। ये हमें पोस्ट मॉडर्न इतिहास, भारत के पोस्ट मॉडर्न इतिहास की एक सूचना देता है, जानकारी देता है। स्पेशली ऑन द हिस्ट्री ऑफ सुंगास एंड इंडो ग्रीक, विशेष रूप से ये शुंग शासन के और इंडो ग्रीक हिंद यूनानी राजा शासन के बारे में विशेष रूप से बताता है। नेक्स्ट तीसरी लाइन है सम लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ विदिशा आफ्टर अग्निमित्र इज फाउंड स्पेशली फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में विदिशा का इतिहास विशेष रूप से अग्निमित्र के बाद, पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र राजा हुआ शुंग वंश में, और अग्निमित्र के बाद का जो विदिशा का इतिहास है उसकी स्पेशली जानकारी के लिए यह अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्पेशली है ये। Almost all scholars consider the king Bhagbhadra mentioned in it to be from the Sung dynasty and identify him with the 5th king Bhadrak or the 9th king Bhagwat of this dynasty. लगभग सभी इतिहासकारों का, सभी विद्वानों के मानना है कि इस अभिलेख में जो भागभद्र शब्द लिखा हुआ है, राजा भागभद्र का नाम है, in it to be from the Sung dynasty, वो सुंग राजवंश के, उनकी जो पहचान सभी इतिहासकारों विद्वानों द्वारा की गई है, वो शुंग राजवंश के भागभद्र हैं और माना जाता है कि वो शुंग शासक 5वें शासक भद्रक या 9वें शासक भागवत हैं इस राजवंश के, जिनका नाम यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। यानी ये शुंग शासक ही हैं, जो भागभद्र का नाम लिखा हुआ शुंग राजा ही हैं, चाहे वो 5वें राजा भद्रक हों या 9वें राजा भागवत हों, जिनका नाम भागभद्र के रूप में इस अभिलेख में हेलियोडोर ने लिखवाया है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, लाइट ऑन इंडो ग्रीक हिस्ट्री। इस अभिलेख से इंडो ग्रीक हिस्ट्री, हिंद यूनानी इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। देखें आप कैसे,
The Besnagar inscription also throw lights on Yavan kingdoms of northwestern India in the last years of the 2nd century BC. द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम सालों के यवन शासक का, यवन साम्राज्य का, जो उत्तर पश्चिम भारत में यवन साम्राज्य था, उसके बारे में ये बेसनगर इंस्क्रिप्शन, बेसनगर अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण सूचना देता है. इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द डेट ऑफ एंटियोलकिड्स. इसकी सहायता से, इस अभिलेख की मदद से एंटियोलकिड्स यानी अंतलिखित का जो शासन, इसकी डेट क्लियर होती है, which makes it easier to determine the dates of other यवन किंग. और इसके साथ साथ दूसरे यवन शासकों का, यवन राजाओं की डेट निर्धारित करने में भी बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि इसमें टाइम लिखा हुआ है ल्यूडोरस किसके समय में आया, तो शुंगों के साथ इनका डेट निकालने में आसानी हो जाती है. इट शोज दैट, अगला देखें, इट शोज दैट तक्षशिला वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ एंटियोलकिड्स. और ये अभिलेख बताता है कि तक्षशिला अंतलिखित के, जो एंटियोलकिड्स राजा का नाम है यूनानी शासक का, उनके अंडर में, तक्षशिला का राज्य उनके अंडर में था, तक्षशिला उनके अधीन था, भले उनकी राजधानी रहा हो या ना रहा हो, लेकिन वो तक्षशिला के ही उस समय राजा थे. तक्षशिला उनके अंडर में था, यवन शासकों के अंडर में तक्षशिला इस समय हो गया था, ये भी स्पेशली बताता है. It shows that Antiochus wanted to establish friendly relations with भागभद्र. और यह अभिलेख से ये भी पता चलता है कि जो यूनानी शासक एंटियोलकिड्स थे, यानी एंटिलिखित थे, वो भारतीय शासक भागभद्र से एक मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहते थे, उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे. यूनानी शासक भारतीय शासक से फ्रेंडशिप करना चाहते थे. ये जानकारी भी इस अभिलेख से इंपॉर्टेंट रूप में मिलती है. अगला देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीशन के लिए और आप सबके लिए, दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया in which political diplomacy has been mentioned. Most important ये लाइन है, ये पहला अभिलेख है, ये पहला अभिलेख है जो भारत के राजनैतिक दौत्य कर्म का, यानी दूतों के आदान प्रदान का पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक साक्ष्य है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जो भारतीय राजदूतों के आदान प्रदान का, भारत में विदेश से भेजे गए राजदूतों का आदान प्रदान का जो आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत है, उस रूप में ये अभिलेख पहला है. यानी ये पहला अभिलेख है जिसमें भारतीय दूतों के आदान प्रदान का जिक्र है. इसके पहले जो भी मेगास्थनीज आए या जो भी राजदूतों का आदान प्रदान हुआ मौर्य शासन काल में, बिंदुसार के टाइम में, अशोक के टाइम में, चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम में, वो उस सब की सोर्स हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है, लिटरेरी सोर्सेस हैं. मेगास्थनीज के इंडिका है और अर्थशास्त्र, इन सब से पता चलता है. लेकिन अभिलेख के रूप में पहला दूतों का आदान प्रदान का ये बेसनगर का इंस्क्रिप्शन पहला स्रोत है जो हमें बताता है कि भारत में विदेशों से दूतों का आदान प्रदान होता था. अगली स्लाइड में देखें, रिलीजियस इंपॉर्टेंस. एक धार्मिक रूप से इस अभिलेख का क्या महत्व है. दिस इंस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलीजियस हिस्ट्री, स्पेशली द हिस्ट्री ऑफ वैष्णव रिलीजन. ये अभिलेख भारत के धार्मिक इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वैष्णव रिलीजन, वैष्णव धर्म के इतिहास के लिए. क्योंकि आगे देखें, इन द हिस्ट्री ऑफ द स्प्रेड ऑफ वैष्णव रिलीजन, जो वैष्णव धर्म था उसके विस्तृत होने का, वैष्णव धर्म के प्रचार का, प्रसार का जो इतिहास है, इट सपोर्ट्स एंड एनहेंस द फैक्ट्स नोन फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ घोसुंडी, मथुरा एंड नानाघाट. सातवाहन शासकों के जो अभिलेख हैं, मथुरा, नानाघाट, घोसुंडी, इन अभिलेखों में वैष्णव धर्म के प्रसार का जिक्र है और उस प्रसार के जिक्र का ये सपोर्ट करता हुआ अलग से बेसनगर इंस्क्रिप्शन है जो भागवत धर्म का उल्लेख करता है. और आप यहाँ, आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है कि ये भागवत धर्म वैष्णव धर्म का अर्ली पार्ट्स है, यानी प्रारंभिक रूप में भागवत धर्म था जो आगे चल करके वैष्णव धर्म में बदल गया था. यहाँ पर अगली लाइन देखें, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एक्सटेंस ऑफ द भागवत सेक्ट इज फाउंड ऑफ पाणिनि अष्टाध्यायी. रिलीजियस सोर्स में अगर आप बात करें तो भागवत धर्म का जो सबसे प्राचीन, भागवत धर्म का प्राचीनतम एविडेंस मिलता है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है. भागवत धर्म शब्द का उल्लेख, भागवत संप्रदाय को वहाँ उल्लेख मिलता है. और अभिलेखों में घोसुंडी, मथुरा, नानाघाट है और इन सब का सपोर्ट करता हुआ ये बेसनगर इंस्क्रिप्शन है. आगे देखिए, द एवब इंस्क्रिप्शन, घोसुंडी इंस्क्रिप्शन एंड नानाघाट एंड नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहन आर एविडेंस ऑफ
द स्प्लिट भागवत सेट इन वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न दक्षिणापथ। आप आगे आपने जो पिछले अभिलेख देखे, भोसुंडी, मथुरा, नाना घाट, ये सारे इंस्क्रिप्शन भागवत संप्रदाय की पश्चिम भारत में, मध्य भारत में और दक्षिणापथ में, उत्तर दक्षिणापथ में भागवत धर्म के प्रसार का एक स्रोत है। ये तीनों अभिलेख आपके लिए अलग से जानकारी के लिए है। ये घोसुंडी, नानाघाट और नासिक भागवत धर्म का प्रसार किस किस एरिया में बताते हैं, इसकी ये लाइन है। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर बेसनगर का, बेसनगर इंस्क्रिप्शन प्रूव्स दैट by that time Vaishnav religion had started becoming popular among foreign Greeks also। बेसनगर अभिलेख बताता है कि वैष्णव धर्म को मानने वाले विदेशी ग्रीक भी थे। इसकी जानकारी बेसनगर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। भारत में वैष्णव धर्म का प्रसार था, भागवत धर्म का प्रसार था, इसकी जानकारी के लिए ये सब अभिलेख हैं पीछे वाले। और बेसनगर इंस्क्रिप्शन बताता है कि भागवत धर्म को मानने वाले, वैष्णव धर्म को मानने वाले, भागवत धर्म को मानने वाले यूनानी भी थे, जिन्होंने भागवत धर्म उस समय ग्रहण कर लिया था, 2nd सेंचुरी बीसी में। इट शोड दैट द वर्शिप्स ऑफ वासुदेव, ये वासुदेव हु आर कॉल्ड वर्शिपर्स ऑफ भागवत, भागवत कंसीडर्ड हिम टू बी द सुप्रीम डाइटी देव। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन को, ये अभिलेख बताता है कि भागवत धर्म के वासुदेव को मानने वाले जो वासुदेव के भक्त थे वो अपने को भागवत कहते थे, और भागवत कंसीडर्ड हिम टू बी सुप्रीम डाइटी देव। और भागवत मानने वाले, अपने वैष्णव भागवत धर्म को मानने वाले खुद को भागवत और स्त्री भक्तों को भागवती कहते थे, और वो अपने देवता को देव यानी सुप्रीम डाइटी, देवों के देव मानते थे। ये बात इस अभिलेख में लिखी हुई, जैसे आपने पीछे देखा था, देवदेवस वासुदेवस, यानी वासुदेव को उस देवताओं में सबसे सुप्रीम देव मानते थे भागवत धर्म वाले, और खुद को भागवत कहते थे। हेलियोडोरस कॉल्ड हिमसेल्फ अ भागवत, ये लाइन देखिए इंपॉर्टेंट है। हेलियोडोरस ने खुद को भागवत कहा। इससे प्रूव होता है कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने, यानी एंटियोलकिड्स, उनके शासक एंटियोलकिड्स ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया होगा, तभी राजदूत को भेजा होगा, और हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए उसने अपने को भागवत कहा। ही हैड प्रोबब्ली स्टडीड महाभारत एंड गीता, और ये प्रमाणित करता है कि यूनानी भी उस समय के ग्रंथ महाभारत और गीता को पढ़ते थे। हेलियोडोरस ने गीता और महाभारत पढ़ी थी। कैसा, ये आगे लाइन देखें। इन द सेकेंड सेक्शन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, अभिलेख की जो दूसरा भाग है, आपने जो 2 लाइन में भी पीछे देखा था, उसमें 3 शब्द हैं, सेल्फ कंट्रोल, सैक्रिफाइस एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट हैव बीन कॉल्ड द 3 अमृत पद दैट टेक ऑन टू हेवन। कहा जाता है ये तीनों पद, जो दम, त्याग, अप्रमाद, जो अभिलेख की दूसरी लाइन में लिखे, दूसरे भाग में लिखे हुए हैं ये तीनों शब्द, और हेलियोडोरस ने लिखा है कि ये तीनों पद अमृत पद हैं, और इनके धारण करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। Mention of these 3 is found of the महाभारत in the same form। और आगे आप देखें, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये दम, त्याग और अप्रमाद जो हेलियोडोरस ने अमृत पद लिखाए हैं, तीनों हैं अमृत पद हैं, ये तीनों शब्द महाभारत में सेम वैसे ही लिखे हुए हैं। इसलिए इतिहासकारों का, विद्वानों का मानना है कि इसका मतलब हेलियोडोरस ने महाभारत को पढ़ा था, गीता को पढ़ा था, क्योंकि महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता, आप यहाँ जानकारी के लिए आप ध्यान से सुन ले, जो श्रीमद् भगवद गीता है ये महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत में जो चैप्टर्स, उनको पर्व कहा जाता है। 18 पर्वों में महाभारत बटा हुआ है। महाभारत का छठा पर्व है, छठा पर्व 6 नंबर का पर्व भीष्म पर्व, और इसी भीष्म पर्व में ही गीता का उल्लेख है। गीता इसी भीष्म पर्व का, छठे पर्व भीष्म पर्व का एक पार्ट है, और उसमें उसी में ये दम, त्याग और अप्रमाद का उल्लेख है, जिन्हें तीनों अमृत पद कहा गया है। तो इससे लगता है कि हेलियोडोरस ने गीता को, महाभारत को बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसको उस महाभारत की सात्विकता को ग्रहण करने की कोशिश की थी, जीवन में उतारने की कोशिश की थी, और इसीलिए उसने इस अभिलेख में इस शब्द को लिखवाया। यानी ये प्रूव करता है कि महाभारत उस समय यूनानी भी पढ़ते थे, भारतीय नहीं, यूनानी भी महाभारत और गीता का अध्ययन करते थे। आगे देखें आप, लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस, भाषाई महत्व क्या है इस अभिलेख का। ग्रीक इन्फ्लुएंस इज क्लियरली विजिबल ऑन द लैंग्वेज ऑफ बेसनगर इंस्क्रिप्शन। बेसनगर अभिलेख में ग्रीक भाषा का, ग्रीक प्रभाव, यूनानी भाषा का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है।
एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द टाइटल त्रातार यूज्ड फॉर भागभद्र। अभिलेख में आपने पीछे देखा कि भारतीय शासक भागभद्र के लिए त्राता शब्द या त्रातार उपाधि का उल्लेख हुआ है। इज क्लियरली द प्राकृत फ्रॉम द ग्रीक सोत्रेस। कहते हैं ये जो ग्रीक उपाधि सोत्रेस होती है, उस सोत्रेस का एक प्राकृत वर्जन है, प्राकृत रूप में भ्रंश है सोत्रेस का। ये त्रातार और ये त्रातार भागभद्र के लिए अभिलेख में यूज किया गया है, यानी यूनानी प्रभाव यहाँ पर पूरी तरह से है। सिमिलरली, तो द वर्ड्स देवदेवस वासुदेव, गॉड ऑफ गॉडेस वासुदेव, वहां पर जो शब्द आगे देवदेवस वासुदेव लिखा हुआ है पहली लाइन में, गॉड ऑफ गॉडेस वासुदेव यानी वासुदेव देवों के देव हैं जो लिखा हुआ है, और प्योर प्राकृत वर्ड्स, ये शुद्ध प्राकृत शब्द है देवदेवस वासुदेव। द शेडो ऑफ द ग्रीक टाइटल बेसिलस बेसिलकॉन, कह रहे हैं इस देवदेवस वासुदेव पर ग्रीक यूनानी उपाधि बेसिलस बेसिलकॉन का की एक छाया प्रतिछाया लगती है। एंड इट्स फॉर्म फाउंड ऑफ खरोष्टी इंस्क्रिप्शन महाराजस राजतिराजस इत्यादि। कह रहे हैं खरोष्टी अभिलेखों में जो उपाधि यूनानी उपाधि महाराजस राजतिराजस मिलती है, यूनानी उपाधि बेसिलस बेसिलकॉन मिलती है, कैन बी क्लियरली सीन ऑन देम, वो स्पष्ट रूप से इस अभिलेख में जो देवदेवस वासुदेव लिखा हुआ है, गॉड ऑफ गॉडेस वासुदेव, देवदेवस वासुदेव, इसी का वर्जन है, यानी यही से लिया गया है। यूनानी अभिलेखों से प्रभावित है ये देवदेवस वासुदेव। आगे देखें, द टाइटल महाराज यूज्ड फॉर एंटियालकिड्स, अभिलेख में एंटियालकिड्स के लिए महाराज शब्द की उपाधि का प्रयोग किया गया है। इज आल्सो इंडिकेट ऑफ द यवन इन्फ्लुएंस, इस महाराज उपाधि पर भी यवन प्रभाव, यवन भाषा का प्रभाव दिखता है। कैसे? आप देखें इस लाइन में, इट इज वर्थ नोटिंग दैट टिल दिस टाइम द इंडियन किंग्स वेर सेटिस्फाइड विद ओनली द टाइटल राजन, उस समय तक भारतीय शासक राजा उपाधि से ही संतुष्ट हो जाते थे। द टाइटल्स महाराजा एंड राजतिराजा लेटर महाराजाधिराजा were used by the foreign यवन and शकास। उस समय तक भारतीय उपाधि राजा ही होती थी, महाराजा राजतिराजा जो आगे चल करके महाराजाधिराज हुई, ये फॉरेन यवन विदेशी यवन शासक और शकों द्वारा ही प्रयोग की जाती थी। और इसका उदाहरण है कि यहाँ पर एंटियालकिड्स को महाराज कहा गया। और आगे देखें इस लाइन में, इन दिस इंस्क्रिप्शन इटसेल्फ द टाइटल महाराज इज यूज्ड फॉर द यवन किंग एंटियालकिड्स। इसका एग्जांपल है कि यूनानी शासक एंटियालकिड्स के लिए यहाँ पर महाराज की उपाधि लिखी हुई है, और एंड राजा फॉर द इंडियन किंग भागभद्र, और भारतीय शासक शुंग शासक भागभद्र के लिए राजा उपाधि इसी अभिलेख में लिखी हुई मिलती है। तो इससे लगता है कि अभिलेख पर यूनानी प्रभाव, यूनानी भाषा का प्रभाव पूर्ण रूप से स्पष्ट है। ग्रीक फॉर पॉसिबली हेलोडोर हिमसेल्फ might have had a hand in the creation of this article। कहते हैं इस अभिलेख पर, ये अभिलेख, इस अभिलेख पर यूनानी प्रभाव है, और लगता है कि किसी ग्रीक यूनानी द्वारा ही ये लिखा गया। और कहते हैं संभव है कि हेलोडोर ने स्वयं himself might have had a hand, हेलोडोर ने इस अभिलेख को अपने हाथों से ही लिखा हो, ये भी संभावना लगती है, क्योंकि यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखता है। ये आपने पूरे इस पर देख लिया, तो आपने देखा कि इस अभिलेखों के महत्व में आपने देखा कि किस किस तरह से अभिलेख का महत्व भारतीय इतिहास में किस तरह से है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस वीडियो में अभिलेख का जो महत्व है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के लिए, कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, हेलोडोर का जो बेसनगर पिलर है, उसका भारतीय इतिहास पर क्या महत्व है। आपने देखा भाषाई महत्व, धार्मिक महत्व, विदिशा का महत्व, और इस तरह से जो यूनानी प्रभाव, धार्मिक महत्व काफी आपने देखा। अभिलेख के बारे में, अभिलेख का ट्रांसलेशन और विदिशा का जो भौगोलिक स्थान है उसके बारे में आपने इस वीडियो में डिटेल में देखा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे, आपने वीडियो पूरा देखा होगा, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपका पीजी कोर्स का मुझे लगता है कि 3rd सेमेस्टर का स्पेशल एक चैप्टर है ये, उससे आप आसानी से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये पार्ट बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात कर सकूं। ओके, बाय, नमस्कार, थैंक यू।